गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है क्लाउड सीडिंग। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट जो हैं वो अप्रोप्रिएट क्लाउड कंडीशंस की वेट कर रहे हैं दिल्ली में कि, और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से भी जो है वो अप्रूवल चाह रहे हैं कि वो आर्टिफिशियल रेन कर सकें कैपिटल में, ताकि जो पॉल्यूशन की स्थिति थी उसको ठीक किया जा सके। तो ये एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव टूल है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट को आईआईटी कानपुर के जो है रिसर्च टीम ने सजेस्ट किया है। अबाउट 13 करोड़ रुपीस इसमें लगेंगे, मतलब कॉस्ट इफ़ेक्टिव है बहुत ज़्यादा। और इससे जो है आर्टिफिशियल रेन करके जो है जो स्मॉग की कंडीशंस होती हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में, उसको ठीक किया जा सकता है। तो पहले तो हम समझते हैं क्लाउड सीडिंग होती क्या है। तो ये वेदर मॉडिफिकेशन की एक टेक्निक है जिसमें हम कई तरह के ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम इसको कर सकते हैं। अगर आपको अमाउंट ऑफ रेनफॉल बढ़ानी है क्लाउड से, या फिर थंडर स्टॉर्म्स में जो है हेल को रिड्यूस करना है, या इवन आपको अगर फॉग को भी एलिमिनेट करना है बिजी एयरपोर्ट्स पे, तो आप क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कोई न्यू टेक्निक नहीं है, 1940 से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो है ये सारी चीज़ों से छुटकारा लिया जा सके। तो अगर हम देखें कि कितनी तरह की होती है या क्या मेथड्स होते हैं, पहली तो होती है स्टैटिक क्लाउड सीडिंग। इसमें आइस न्यूक्लियाई इंट्रोड्यूस किया जाता है सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस का इस्तेमाल करते हुए कोल्ड क्लाउड्स में, जिनके सुपर कूल्ड लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। इस आइस न्यूक्लाई से क्या होता है कि आइस क्रिस्टल्स में बदल जाते हैं ये वाटर ड्रॉपलेट्स या स्नोफ्लेक्स में, और फिर ये प्रेसिपिटेशन की तरह जो है वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है। डायनामिक क्लाउड सीडिंग में क्या होता है, रेन को वर्टिकल एयर करंट्स के थ्रू जो है वो बूस्ट किया जाता है। ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग में फाइन पार्टिकल्स जो है, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स जो होते हैं जैसे सॉल्ट्स, उनके थ्रू जो है वो नीचे से वार्म क्लाउड्स के जो बेस होता है उस पर जो है फायर किया जाता है, और उससे क्लाउड कंडेंसेशन होती है, और जो है क्लाउड ड्रॉपलेट्स की जो है नंबर और साइज दोनों ही बढ़ जाता है। ठीक है। तो जो क्लाउड सीडिंग कैसे काम करता है, ये कोई न्यू क्लाउड नहीं बना रहा है, एग्जिस्टिंग जो क्लाउड है बस उसकी ही रेनफॉल को ज़्यादा बढ़ा देता है 10 से 15% बाई एडिंग टाइनी पार्टिकल्स, जिनको हम आइस न्यूक्लियाई कहते हैं। अब इसमें मोस्ट कॉमन जो क्लाउड सीडिंग मटेरियल्स जो यूज़ किए जा रहे हैं वो है सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस। अब क्लाउड सीडिंग इतनी अट्रैक्टिव कैसे बन गई? तो ये बहुत ही पोर्टेबल और फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी है। इसमें कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज परमानेंट या कॉस्टली स्ट्रक्चर्स नहीं लगता, और स्टडीज़ ने इंडिकेट ये भी किया है कि कोई इसके सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कड़कनाथ चिकन। ये टॉपिक आपके इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस के टाइम पर डिमांड और प्राइस दोनों ही जो है कड़कनाथ चिकन के वो इंक्रीज़ हुए हैं झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑफ कोर्स कड़कनाथ चिकन जो है वो आपके मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में फेमस है। इसको जीआई टैग भी मिला है 2018 में, अपने ब्लैक फ्लैश और जो है ब्लैक चिकन के लिए बेसिकली ये जाना जाता है। इसमें हाई आयरन कंटेंट है और बहुत ही कम कोलेस्ट्रॉल होता है दैन अदर ब्रीड्स। ओके। तो जीआई टैग क्या है? जीआई टैग एक साइन होता है जो कि प्रोडक्ट्स पे यूज़ किया जाता है, जो कि एक पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन के हैं, और ये साइन जो है आइडेंटिफाई किया जाता है, इस आइडेंटिफाई करता है कि जो ये प्रोडक्ट है वो इसी गिवन प्लेस पर ही अवेलेबल है या यहीं का ओरिजिनेटेड है। ठीक है। तो जीआई जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ट्रिप्स एग्रीमेंट और इंडिया में गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। जीआई टैग जो है 10 साल के लिए वैलिड होता है और इसको बार बार रिन्यू भी कराया जा सकता है। जो सबसे पहला प्रोडक्ट था इंडिया में जो कि जिसको जीआई टैग मिला वो था दार्जिलिंग टी, जिसको 2004 और 5 के बीच में ये टैग दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वेम्पायर वायरसेस। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कई तरह के वैम्पायर वायरसेस जो हैं वो रिसेंटली डिस्कवर किए गए हैं यूएस सॉइल में पहली बार। तो ये जो है वैम्पायर वायरसेस क्या होते हैं? ये पैथोजेंस होते हैं जो कि बाकी वायरसेस के ऊपर भी जो है वो लैच हो जाते हैं और अपने आप को रेप्लिकेट करने लगते हैं। ठीक है। तो होता क्या है इसमें कि ये एमर्ज होते हैं जब कोई बैक्टीरियोफेज जो होता है वो कोई बैक्टीरियोफेज क्या होता है बेसिकली, वो वायरसेस जो कि इन्फेक्ट या फिर किल कर देते हैं बैक्टीरिया को बिना किसी नेगेटिव इफेक्ट के ह्यूमन या एनिमल सेल्स के। ठीक है। मतलब इसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी एंटीबायोटिक्स के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में। ओके। मतलब कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो वायरसेस हम यूज़ करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो जो वैम्पायर वायरसेस हैं ये सॉइल बेस्ड वायरसेस, जो सॉइल बेस्ड वायरस होते हैं ये अटैच हो जाते हैं इन पे, और अगर हम देखें तो ये वायरल रिलेशनशिप बनाते हैं सैटेलाइट और
हेल्पर का, ठीक है। सैटेलाइट्स मतलब सैटेलाइट जो है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, और हेल्पर वायरस क्या है, जो उसको हेल्प कर रहा है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में, ठीक है। तो सैटेलाइट वायरस जो हैं वो प्रोटेक्टिव शेल बना देते हैं, बनाते हैं जेनेटिक मटेरियल की, और अपने आप को रेप्लिकेट करने लगते हैं यूजिंग द होस्ट का डीएनए, ठीक है। अब ये होस्ट सेल जो है वो सैटेलाइट का डीएनए भी कॉपी करने लग जाता है, और जब उसका खुद का जो है डीएनए डिवाइड होने लगता है तो वो सैटेलाइट का डीएनए भी कॉपी करता है। ओके, तो ये इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अब आप देख रहे हो कि बहुत हम केसेस देख रहे हैं जब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है, मतलब बैक्टीरियाज जो हैं वो हमारे एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। तो हम इन जो है वैम्पायर वायरसेस का इस्तेमाल करके उन बैक्टीरियाज को टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लेक टिटिकाका। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो वाटर लेवल्स हैं लेक टिटिकाका में वो रिकॉर्ड लो पर पहुंच गए हैं बिकॉज ऑफ एल नीनो वेदर फिनोमिना। ओके, तो लेक टिटिकाका जो है हाईएस्ट नेविगेबल वाटर बॉडी है वर्ल्ड की, जो कि एंडीज माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका में पड़ती है। ये पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक है साउथ अमेरिका की। ओके, 41 आइलैंड्स जो हैं वो टिटिकाका के वाटर से राइज होते हैं, और लगभग जो अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो इसमें आइलैंड है वो टिटिकाका आइलैंड है। ओके, तो लेक टिटिकाका जो है उसको रामसर साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी डिक्लेयर किया हुआ है। अगर हम देखें एलनीनो और लैनीना क्या होता है, तो एलनीनो और लानीना दोनों ही जो है 2 से 7 साल के एवरेज के बीच में आते हैं। और इसको अगर हम एलनीनो इसमें सबसे फेमस है क्योंकि इसमें ये जो है बहुत ही मेजर इम्पैक्ट देता है ये हमारे ग्लोबल वेदर सिस्टम्स पर, और इसको हम एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन फिनोमिना कहते हैं। एल नीनो जो है वो वार्म फेज है, ला नीना जो है कोल्ड फेज है। अब एल नीनो के टाइम पर क्या होता है, जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो वीक होने लग जाती हैं, जो वार्म वाटर है वो ईस्ट की तरफ जाता है पैसिफिक ओशन के, मतलब वेस्ट कोस्ट ऑफ जो अमेरिका है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका वहाँ पर चला जाता है, जिससे क्या होता है रेनफॉल जो है वो इक्वेडर और नॉर्दर्न पेरू में तो इंक्रीज हो जाती है बहुत तेज़ी से, और फ्लडिंग आने लग जाती है। लेकिन जो साउथ अमेरिका का जो साउथ जो आपका सदर्न हेमिस्फेयर है जहाँ पर इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया है, जो आपका वेस्ट साइड ऑफ पैसिफिक है, वहाँ पर जैसे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर जो है वो एक तरह से सूखा पड़ जाता है। ओके, और हमारा इससे जो है अगर हम देखें तो हमारे मानसून को भी अफेक्ट होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल एजुकेशन डे। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल एजुकेशन डे जो है हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो नेशनल एजुकेशन डे जो है वो इंडिविजुअल्स को एनलाइटन करता है एजुकेशन के इंपॉर्टेंस के ऊपर। इस साल का जो थीम है वो है एम्ब्रेसिंग इनोवेशन। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी कौन थे, जो यंगेस्ट पर्सन थे जो प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1923 में, जब उनकी एज सिर्फ 35 साल थी। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे ये इंडिपेंडेंट इंडिया के। ओके, और अगर हम इनको देखें तो इनको जो है पोस्ट ह्यूमसली जो है भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया 1992 में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज कॉर्पेट एंड बोंगो सागर। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज कॉर्पेट और बोंगो सागर जो है इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में कंडक्ट की जा रही है नदन बे ऑफ बंगाल में। ये 4th एडिशन ऑफ बोंगो सागर है और 5th एडिशन ऑफ कॉर्पेट है। इसमें जो है मेडन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइजेज भी की जा रही हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंश्योरेंस सेफ्टी बॉन्ड। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया इंश्योरेंस सेफ्टी बॉन्ड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल्स के लिए, जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी आगे परसू करेगा। ठीक है, तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि ऐसा इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूटिलाइज किया जा रहा है, जिसमें कि हाईवे ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और एओन इंडिया इंश्योरेंस जो है इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब ये होता क्या है इंश्योरेंस से श्योरिटी बॉन्ड, हमने कई बार इसको डिस्कस किया है अपने करंट अफेयर्स में। तो ये बॉन्ड जो है इनको अगर हम डिफाइन करें तो एक रिटर्न एग्रीमेंट है, गारंटी दे रहा है ये कि कोई एक्ट जो है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जो कोई जो प्रोजेक्ट है उसकी गारंटी दे रहा है ये, ठीक है, कि वो परफॉर्म किया जाएगा। अब इंश्योरेंस कंपनीज उसमें श्योरिटी का काम करती हैं। तो बेसिकली ये 3 पार्टी एग्रीमेंट होता है। प्रिंसिपल कौन होता है, समझ लो कि जो अदानी ग्रुप है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अदानी ग्रुप ने बोला कि हम एक एयरपोर्ट बनाएंगे, तो उसमें प्रिंसिपल कौन होगा, अदानी ग्रुप, जो कि इस बॉन्ड को परचेज करेगा किसी इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, तो अदानी ग्रुप को ही वो एक्ट परफॉर्म करना है वो एयरपोर्ट बनाने का,
श्योरिटी कौन दे रहा है? समझ लो उन्होंने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस को से वो जो है वो बॉन्ड परचेज कर लिया या इंश्योरेंस परचेज कर लिया, अगर आप सिंपल भाषा में समझो तो इसमें एसबीआई जनरल इंश्योरेंस क्या कह रहा है कि अब अभी हम अब ओब्लाइजी भी देख लेते हैं। ओब्लाइजी कौन होगा उसमें? समझ लो मुंबई एयरपोर्ट बनाने की बात हुई है, तो उस केस में महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो ओब्लाइजी हो जाएगी। प्रिंसिपल हो गया अदानी ग्रुप जो कि बना रहा है कॉन्ट्रैक्ट लेकर एयरपोर्ट को। श्योरिटी हो गया एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो कि जिससे कि अदानी ग्रुप ने ये बॉन्ड परचेज किया है या फिर इंश्योरेंस परचेज किया है। ऑब्लाइजी हो गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिसने कि ये कॉन्ट्रैक्ट अदानी ग्रुप को दिया है कि आपको एयरपोर्ट बनाना है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस क्या कह रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, ठीक है, कि अगर अदानी ग्रुप जो है वो फेल हो जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस में होगा, अगर वो फेल हो जाता है तो हम आपको इतना पैसा देंगे ताकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इसमें लॉस ना हो। दूसरा, अदानी ग्रुप का भी इसमें क्या फ़ायदा है कि उनको भी जो है जो पैसा अदरवाइज़ उनको देना पड़ता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एयरपोर्ट ना बनाने के फेल की वजह से, वो उनका जो है वो खर्च जो है नुकसान बच जाएगा, वो एक इंश्योरेंस कंपनी उनके बिहाफ पर पे कर देगी। ठीक है, तो बेसिकली एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें कि प्रिंसिपल जो होता है, जो अदानी ग्रुप है जैसे, उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मिल जाता है कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स पर, और एक तरह से श्योरिटी मिल जाती है जो है ओब्लाइजी को कि उसका नुकसान नहीं होगा। प्रिंसिपल का जो है जो नुकसान अदरवाइज हो सकता था वो एक तरह से शिफ्ट हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी पर, ठीक है, या श्योरिटी कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नॉन मेलेनोमा स्किन कैंसर। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1 in every 3 डेथ्स जो हैं अगर हम देखें तो नॉन मेलेनोमा स्किन कैंसर से हो रही है उन लोगों में जो कि सन में काम कर रहे हैं, मतलब आउटडोर काम कर रहे हैं। तो ये हाईलाइट कह रही है रिपोर्ट की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कि 6 बिलियन पीपल जो है वर्किंग एज के 2019 में एक्सपोज टू सन थे, और उसमें से अगर हम देखें तो ये 28% जो है ऑफ ऑल वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन है ये टोटल। ठीक है, तो उसी साल लगभग 19,000 लोग जो है 183 कंट्रीज़ में जो है उनकी डेथ हुई नॉन मेलेनोमा स्किन कैंसर की वजह से। तो मेजॉरिटी जो थे उनमें वो मेन थे। ओके, तो ये नॉन मेलेनोमा स्किन कैंसर होता क्या है? इनको ये वो ग्रुप ऑफ कैंसर्स हैं जो कि अपर लेयर्स ऑफ द स्किन में डेवलप होते हैं, और ये मेन टाइप इनके होते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा और स्क्वामोस सेल कार्सिनोमा। मेन कॉज इसका क्या होता है, क्यों होता है ये कैंसर, स्किन कैंसर? अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से। मोर कॉमन ये ओल्डर पीपल में है, लेकिन यंग लोगों में भी अब आजकल देखने को मिल रहा है। इसका मेन सिम्टम क्या होता है? ग्रोथ या फिर अनयूजुअल पैच ऑन द स्किन, और मोस्ट कॉमनली ये उस एरिया में होता है जो कि सन को एक्सपोज रहते हैं, जैसे कि हेड, फेस, ईयर्स, नेक, शोल्डर एट्सेट्रा। सर्जरी ही इसका मेन ट्रीटमेंट होता है, पर कई बार रेडियोथेरेपी, फोटोडायनेमिक थेरेपी, मेडिसिन, केमोथेरेपी से भी जो है वो इसको ठीक किया जा सकता है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is cloud seeding. This topic is important for your environment section. So scientists are waiting for appropriate cloud conditions in Delhi to create artificial rain. So this process is called cloud seeding or artificial rain, and you may have noted that IIT Kanpur researchers have suggested to the Delhi government that this is a short term and this is a quick phenomena by which the pollution problem of Delhi NCR can be combated. Okay, and it is being said that it would require just about 13 crore or 14 crore rupees to get this artificial rain in Delhi, and this would basically help to relieve the problem of pollution temporarily. Okay, so what is cloud seeding? We have to understand that. So basically it's a weather modification phenomena which is used for a variety of reasons, like for increasing the amount of rainfall which is produced from clouds, reducing hail from the thunderstorms, eliminating fog, which reduces visibility at busy airports. So modern cloud seeding dates back to 1940s. It is not a new phenomena. And what are the methods or types of cloud seeding? So basically the first one is static cloud seeding, in which we introduce ice nuclei like silver iodide or dry ice into cold clouds which have super cooled liquid water droplets. Then this ice nuclei trigger the formation of ice crystals or snowflakes, and this can grow at the expense of liquid droplets, and then they fall as precipitation. So the dynamic cloud seeding is a method of inducing rain by boosting vertical air currents, and this is a very complex phenomena. Okay, so hygroscopic
Cloud seeding is basically the simplest phenomena in which we spray fine particles of hygroscopic materials like salts through flares or explosives into the base of warm clouds, and this initiates cloud condensation and increases the number and size of the cloud droplets. Okay, so it also enhances the reflectivity and stability of the clouds. Okay, so how does this cloud seeding work? We are not creating any new clouds here, but we are increasing the amount of rain from the existing clouds by adding tiny particles called ice nuclei to the clouds. Okay, so most common particles or materials which are used in this process are silver iodide, potassium iodide, and dry ice. Okay, so why is cloud seeding so attractive? Because it is highly portable and flexible technology. It does not require any large, permanent, and costly structures. Just if we look at the simplest model, then just an aircraft carrying this material would be sufficient, and studies have also indicated that there is no significant environmental impacts of it. Okay, so the next topic is Kadaknath chicken. This topic is important for your economy section. So Madhya Pradesh assembly elections have increased the demand and price of Kadaknath chicken in Jhabua district of Madhya Pradesh, which also enjoys the GI tag of for this Kadaknath chicken. So this chicken has black flesh, and it is also called black chicken or Kali mas, and it has also received the GI tag in 2018. It is known for its high iron content and much lower cholesterol level than other breeds. So, what is GI tag? So, basically, it's a sign which is used on products which have a specific geographical origin, and they possess qualities or a reputation which are due to that origin. So, to function as a GI, a sign must identify a product as originating in a given place, and GI is governed by the WTO's agreement, or called the TRIPS, and in India it is administered by the Goods Registration and Protection Act of 1999. So the first product which was accorded the GI tag was Darjeeling tea in the year 2004 and 2005, and this GI tag is valid for 10 years. Of course, it can be renewed later on. So the next topic is vampire viruses. This topic is important for your environment section, and also your science and tech section. So several vampire viruses have been recently discovered on the US soil for the first time. So these vampire viruses are those pathogens which latch onto the other viruses to replicate themselves, and they emerge when a bacteriophage is basically those viruses which can infect and kill bacteria without having any negative implications for human or animal cells. Okay, so this vampire viruses emerge when a bacteriophage attaches to a soil based virus, and this viral relationship between two pathogens is called a satellite and a helper. Okay, so in this case what happens is that so the satellite depends on both the host organism and the helper virus to complete its life cycle. So this satellite virus depends on the helper virus to build the protective shell that covers its genetic material, and the host cell also copies the satellite's DNA when its own gets divided. Okay, so bacteriophage, as we know, that it can be used alone or in combination with certain antibiotics to treat bacterial infections. It has become more significant as we are seeing antimicrobial resistance, and we are seeing that many of the antibiotics are becoming many of the bacteria are becoming resistant to the antibiotics. So we can use these vampire viruses to kill those types of bacteria. Okay, so the next topic is Lake Titicaca. This topic is important for environment section. So water levels at Lake Titicaca have reached record low levels because of El Nino weather phenomena. So Lake Titicaca is the highest navigable water body in the world, and it is located in the Andes Mountains of South America. It lies on the southern border between Peru to the west and Bolivia to the east, and it is the second largest lake in South America. Okay, so 41 islands rise from Titicaca's waters, and the largest of which is Titicaca Island. So Lake Titicaca is designated as a Ramsar site of international importance. So what is El Nino and La Nina? So these are weather phenomena, or climate phenomena to be precise. They occur every 2 to 7 years on average. Of course, El Nino is more frequent than La Nina, but of course they do not occur on a regular basis. Together they are referred to as El Nino Southern Oscillation cycle. El Nino is the warm phase of this cycle. La Nina is the cold phase of this cycle. So what happens during El Nino is that the trade winds weak,
weaken, and the warm water is pushed back east to the Pacific, to the coast of Americas. Okay, so rainfall increases drastically in that South America region, or Ecuador or northern Peru region, and it causes flooding there. But at the same time, on the western Pacific Ocean, where Indonesia and Australia lie, it brings drought. It also affects the Indian monsoon. Uh, of course, but there are certain other conditions in which case the El Nino does not hamper our Indian monsoon, but that's a separate issue. So the next topic is National Education Day. This topic is important for your art and culture section. So National Education Day is celebrated every year on 11th of November to mark the birth anniversary of Maulana Abul Kalam Azad. So this day is basically meant to enlighten individuals about the importance of education. This year's theme is Embracing Innovation. And who was Maulana Abul Kalam Azad ji? So he was the youngest person to serve as the president of Indian National Congress in 1923 at the age of 35. He was the first education minister of independent India, and he was posthumously awarded the India's highest civilian honor, Bharat Ratna, in 1992. So the next topic is Exercise Corpet and Bongo Sagar. This topic is important for your security section. So Exercise Corpet and Bongo Sagar between Indian Navy and Bangladesh Navy were conducted in the northern Bay of Bengal. So this is the fourth edition of Bongo Sagar and fifth edition of Corpet. And this time also there is also humanitarian assistance and disaster relief drills have been conducted under Corpet 23. So the next topic is Insurance Safety Bond. This topic is important for your governance and your economy section both. So National Highways Authority of India has accepted the Insurance Surety Bond monetization program for the upcoming bid of toll operate transfer models, and this is the first time this innovative instrument is being used. And this will under this program, National Highway Authority will be working closely with Highway Operators Association of India and SBI General Insurance and Aon India Assurance to implement this initiative. So what is an insurance surety bond? So we have discussed about this multiple times in our previous videos also. So these basically bonds are the written agreement to guarantee compliance, payment, or performance of an act. So these under this, insurance companies act as surety. So it's a three-party agreement. So let's understand this with an example. First, of course, is the principal. Second, of course, is the surety, and the third one is obligee. So in this case, let's take the example that Maharashtra government has given the contract to Adani Group to build Mumbai airport. Okay, so in this case, obligee would be Maharashtra government, principal would be Adani Group, and surety would be let's say SBI General Insurance Company, from whom Adani Group has purchased this bond, or let's say purchased this insurance, that in case I fail to perform this act, in case I fail to build this airport, then you would be paying the money on my behalf to Maharashtra government. Okay, so this is a three-party agreement, and it provides significant cover to both the obligee, both to the Maharashtra government and to the Adani Group in case of any problems in the project. Okay, so this is basically a security arrangement for infrastructure projects. It gives the principal a contract of guarantee, and this surety bond insurance does not even require large collateral from the contractor. So this also helps reducing the contractor's debt to a large extent, which otherwise in case of Adani Group they would have to pay in case they fail to implement this project. Okay, that's why insurance projects for private companies becomes less lucrative because of this uncertainty over the project compliance. So now this model, surety bond insurance model, has come to the rescue in this case. Okay, so the next topic is non-melanoma skin cancer. This topic is important for your social issues. So as per World Health Organization, about 1 in every 3 deaths that took place from has taken place because of non-melanoma skin cancer, and it has been reportedly caused by working outdoors under the sun. So in 2019, approximately 6 billion people of working age, 15 years and older, they were exposed to solar ultraviolet radiation while working outdoors, and they accounted for 28% of all working age people. So in the same year, nearly 19,000 people in 183 countries died from non-melanoma skin cancer as a result of working outside in the sun. Majority of them were men. Okay, so what is non-melanoma skin cancer? It refers to a group of cancers which develop in the upper layers of the skin. There are two types,
basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma, and the main cause is the ultraviolet light. Okay, so it is more common in older people, but now even younger people are getting this type of cancer. So what are the symptoms of it? So uh, it shows a growth or unusual patch on the skin, but the most common in the most common areas which are exposed to the sun, like the head, face, ears, neck, and shoulder. So generally, surgery is the main treatment for this type of cancer, but also radiotherapy, targeted medicines, photodynamic therapy, and even chemotherapy have sometimes been used in this case. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.